हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए 1992 से लेकर के अब तक, यानी कि पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था, वहाँ तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसीलिए इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी टीआरई 3.0 न्यू वैकेंसी 2024 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, फ्रेंड्स उसके लिए 1992 से लेकर के अब तक, यानी कि पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था, वहाँ तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, सभी लोग प्लीज़ एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के सामने या फिर प्रश्नों के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष बीपीएससी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 जो पिछली बार 2023 में हुआ था, उसमें पूछा गया है। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। बताइए 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दिया था, और इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन ने, और उसके बाद 1921 ईस्वी में इसकी विधिवत खुदाई जो है दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। और हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पर है। तो फ्रेंड्स, सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद करके नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये मिलता है कालीबंगन से। कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के तट पर है, और ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। अच्छा, कालीबंगन से एक और साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोगों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगन से। कालीबंगन से ही जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था, यानी कि बंदरगाह था, और यह गुजरात में पड़ता है, और यह भोगवा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर है। क्लियर ना। अच्छा, धौलावीरा से भी प्रश्न बनता है कि अत्यंत उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा भी गुजरात में ही पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिला में। तो इन सभी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। सैंड्रोकोटस के रूप में किस मौर्य शासक को संबोधित किया गया है। तो देखिए जस्टिन ने, किसने, जस्टिन ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है, ठीक है ना। और इसकी पहचान बाद में विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और एक और पॉइंट से याद रखना है, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, प्रश्न बनेगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए
वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था। तो देखिए अपने शासन के 10वें वर्ष में इसने सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा किया था। तदुपरांत उसने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष में किया था और लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष में किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए देखिए किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो देखिए अशोक ने भाबरू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त किया है। भाबरू अभिलेख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मौर्य काल में वार्ता क्या था। मौर्य काल में वार्ता क्या था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। मौर्य काल में वार्ता जो होता था ना, यह राष्ट्रीय आय व व्यय का लेखा जोखा रखता था, ठीक है ना। जितने भी आय थे, चाहे वह अधिकारी भ्रमण से हो, पशुपालन से हो, कृषि कार्य से हो, इन सब का वो राजकीय आय जो होता था उसका लेखा जोखा रखता था। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मौर्य काल में रूप जीवा क्या था। मौर्य काल में रूप जीवा क्या था, बताइए। रूप जीवा जो क्या था, तो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला मौर्य काल में रूप जीवा कहलाती थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसीलिए ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 9 प्रकार के दासों का। अच्छा, कौटिल्य जो था इसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। चाणक्य या विष्णुगुप्त भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब नाम आप ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है। दासों का उल्लेख 9 प्रकार का और गुप्तचरों का 2 प्रकार का उल्लेख किया है। 2 प्रकार के गुप्तचर कौन कौन से, तो एक है आपका समष्ट, एक समष्ट और एक संचार। ये 2 प्रकार के दासों का उल्लेख इसने किया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। संग्रहण जो था यह किस क्षेत्र से संबंधित था। तो संग्रहण जो था ना फ्रेंड्स, यह न्यायालय से संबंधित था, न्याय से संबंधित था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्याय से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। 4-5 घंटा लगता है इस तरह का सेशन बनाने में। देखिए हर्ष का प्रधान सचिव कौन था। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था, तो हर्ष का जो प्रधान सचिव था ना, या उसका ममेरा भाई था भंडी। भंडी इसका प्रधान सचिव था। और यहाँ पर देख रहे हैं अवंती, अवंती जो था यह हर्ष का विदेश सचिव था, हर्ष का विदेश सचिव था। और सिहनाद जो था यह प्रधान सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस चोल शासक ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था। किस चोल शासक ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था। तो यह शासक कौन था, तो फ्रेंड्स यह शासक जो था, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। यह शासक कौन था, तो फ्रेंड्स यह राजराज प्रथम था। कौन था, राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम, ठीक है ना। इसी ने राजराजेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया है। महेंद्र पंचम को किस चोल शासक ने पराजित किया है। तो फ्रेंड्स यह शासक कौन था, तो यह राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को नहीं पता था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यह पशु जो था यह घोड़ा था, घोड़ा था। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो सुरकोटदा में
जो साक्ष्य मिला है यह सिद्ध नहीं हो सका है कि वह घोड़ा है या फिर गधा है। डॉक्टर आर.एस. शर्मा और डॉक्टर रोमिला थापर ने भी कहा है कि ये जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है इससे स्पष्ट नहीं होता है कि यह घोड़ा था या फिर गधा था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर की में इसका एक्सप्लेनेशन भी करके दिया ही हुआ है। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी थी। यहाँ पर शब्द विशिष्ट विशेषता रखा गया है। तो देखिए, हालांकि इसकी विशेषता आभूषण, सामाजिक जीवन, आपका नगर नियोजन, ये सब हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट विशेषता दिया गया है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से शहरी नियोजन जो था सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये गुजरात में भी है, अफगानिस्तान में भी है और सिंध में भी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कि हड़प्पा स्थलों पर, तो देखिए हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं भी पाई गई हैं, हल का टेराकोटा मॉडल भी पाया गया है और नहरों के निशान भी पाए गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, कालीबंगा से हल रेखाओं का निशान प्राप्त हुआ है। प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ से हल रेखाओं के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगन से। ठीक है ना। बनावली से हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है, बनावली से। और देखिए, अफगानिस्तान का जो सोरतुगुई है, अफगानिस्तान का जो सोरतुगई है, सोरतुगई यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वहाँ पर जो है आपके नहरों के साक्ष्य निशान भी पाए गए हैं। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति से कौन सा स्थल पहचाना जाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। तो देखिए, ये लोग मृत्यु के बाद जीवन को मानते थे। ऐसा क्यों, तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि उनके कब्रों में वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। मृतकों के साथ दफन की गई वस्तुओं में आमतौर पर मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन और अनाज शामिल होते थे। ठीक है, ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी यहाँ पर जीवन होता है और ये लोग इन चीज़ों का प्रयोग मृत्यु के बाद करेंगे। ठीक है ना। एक महिला का कंकाल भी पाया गया है उत्खनन के दौरान, जिसमें चूड़ियाँ, हार और अन्य आभूषण भी पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, तमिलकम में कौन शामिल है, तमिलकम में कौन शामिल है, चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तमिलकम में कौन शामिल है, तो तमिलकम में चोल, चेर, पांड्य, पल्लव ये सब शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक से अधिक। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 606 से 647 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का दौरा किया। अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का दौरा किया था। तो देखिए, अब्दुल रज्जाक जो था ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो था आपका कालीकट में भी रुका था, कालीकट में भी रुका था। उसके बाद यह मंगलोर और बेलूर पहुंचा। ठीक है ना। तो मंगलोर भी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मंगलोर दिया गया है। क्लियर ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है। देखिए, महाशिलालेख है और एक लघु शिलालेख है। तो यहाँ पर महाशिलालेख पूछा जा रहा है। तो इसमें से देखिए, अशोक का जो महाशिलालेख है उसमें कालसी सन्नति, कालसी सन्नति ये आपके महाशिलालेख में आते हैं। ठीक है ना। कालसी सन्नति, उसके बाद मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, सोपारा, धौली, जोगड़, गिरनार ये सब महाशिलालेख में आते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मस्की, यह मस्की जो आता है यह आपका लघु शिलालेख में आता है। ठीक है ना। मस्की लघु शिलालेख में आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अलवर और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे। अलवर जो थे यह विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के उपासक थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नलियारा दिव्य प्रबंध मठ किन की रचनाओं का एक संकलन है। नलियारा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचनाओं का एक संकलन है।
बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स ये अलवर का है, किसका है, अलवर का है। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न बीपीएस से रिपीट भी करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंडाल किस देवता की उपासक थी, अंडाल किस देवता की उपासक थी। देखिए देवी अंडाल का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये बचपन से ही भगवान विष्णु की प्रबल भक्त थी, ठीक है ना। तो विष्णु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कराइकल किस देवता की उपासक थी। तो कराइकल जो थी ये शिव की उपासक थी और अंडल विष्णु की उपासक थी। ये दोनों आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्राह्मण बसवना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है, ब्राह्मण बसवना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे जो है ये आपके वीर शैव लिंगायत इन दोनों से थे, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता था, कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से किसको जाना जाता था। तो फ्रेंड्स यह विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हम्पी किस नदी के तट पर है। तो हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ मूर्ति पत्थर से बनाई गई है, किस मंदिर में रथ की जो मूर्ति है ये पत्थर से बनाई गई है। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह विट्ठल मंदिर में, किस मंदिर में, विट्ठल मंदिर में। चलो उसके बाद देखिएगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी से संबंधित है। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स ये दजला और फरात नदी से संबंधित है, तो एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार जो है इसका निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ से कौन सा कथन गलत है यह आपको चुन करके बताना है। तो गलत कथन यहाँ पर ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, ये गलत है, ये भागलपुर में है, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, ये भी गलत है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। बौद्ध धर्म का वर्जयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, बिल्कुल ये सही दिया गया है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। यानी कि आपका पहला दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा सही है। तो आपसे गलत पूछा गया है, यानी कि पहला और दूसरा राइट आंसर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये गलत है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, तो ये आपका गलत हो गया। हेनस्वांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये उल्टा दे दिया गया है। हेनस्वांग आया था हर्षवर्धन के कान में, ठीक है ना, और आपका फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है ना। तो ये दोनों गलत हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलो उसके बाद देखिए सूची दिया गया है, मिलान करना आपको, ठीक है ना। यहाँ से राइट आंसर चुनना है मिलान करके। चरक का संबंध किससे है, तो चरक का संबंध चिकित्सा है से है। ये आपके चरक जो है ये किसके समकालीन थे, कनिष्क के, ठीक है। ब्रह्मगुप्त का संबंध किससे है, तो ये गणित से हो जाएगा। बराहमिहिर एक खगोल शास्त्री ज्योतिष से, तो यहाँ पर ज्योतिष दिया गया। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, ये नाटककार है, ठीक है ना, विशाख दत्त। तो राइट आंसर इसका 2 1 करेक्ट आंसर होगा, जो कि देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया 2 1 4 3 ऑप्शन ए में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये प्रारंभिक राजधानी जो थी ये आपकी राजगृह थी या फिर गिरिब्रज कहिए, ठीक है ना। ये प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार जो है, ये नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है। नीति सार के लेखक जो हैं ये कामंदक हैं। कौन है, कामंदक हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है चरक की, चरक संहिता है,
इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? किसने भेजा था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये भेजा था समुद्रगुप्त के पास। किसने? समुद्रगुप्त के पास। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाए का क्षेत्र था। ठीक है ना, मानव बसाव का ये क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग भी किसको कहा जाता है? तो देखिए ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। और देखिए इसमें सामान्यतः जो है लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी इन मृद भांडों पर। ठीक है ना, तो लाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो फ्रेंड्स यह पड़ता है आपका आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आ गया ना, महत्वपूर्ण विशेषता। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ठीक है, यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? मिनी हड़प्पा के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए लोथल को जाना जाता है। लोथल जो है इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है और यह गुजरात में पड़ता है। इसकी पहली खुदाई SR राव ने किया था। तो ये लोथल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह पतन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? एक हड़प्पा का बंदरगाह, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि लोथल जो है यह हड़प्पा का एक पतन नगर था। लोथल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन सी है इसमें से? तो गुजरात में इसमें से देखिए लोथल है। लोथल गुजरात में है। ठीक है ना, लोथल गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है यह किस शैली में प्राप्त होती है? बताइए। तो देखिए कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली दोनों के तहत बुद्ध और बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियां का निर्माण हुआ था। और देखिए VS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। और हेन्सवांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है उसके निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। ठीक है ना, गांधार कला को देते हैं। लेकिन देखिए BPSC के अनुसार यहाँ पर क्लियर किया गया है कि निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है, इसीलिए BPSC ने इसका आंसर ई दे दिया है। लेकिन देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हेन्सवांग के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी,
परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। पहले साम्राज्य की स्थापना जो है यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। ठीक है ना। और उसकी सीमा जो थी यह ईरान से भी मिलती थी और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का संस्थापक था। नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग विजय का वर्णन जो है यह अशोक का, कलिंग विजय का उल्लेख जो है यह अशोक के 13वें शिलालेख में है। ठीक है ना। 13वां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 13वां शिलालेख हाथी गुम्बा अभिलेख छेदी राजवंश जो खारवेल है उनकी आत्मकथा स्तुति है और यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी के पहाड़ी पर है। कौन सी? तो यह आपकी हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल मैंने बताया था ना कि यह बनावली से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं बोला था कि ध्यान से सुनिएगा। बनावली से। और हल रेखा के साक्ष्य कहाँ से, हल रेखा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था ये भी मैंने आपको बताया था, कालीबंगन से। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य पहले ही प्रश्न में मैंने शायद आपको बताया था, यह दूसरा प्रश्न था, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर वी.एस. स्मिथ होगा, क्योंकि वी.एस. स्मिथ जो थे ये इनसे संबंधित नहीं थे। यह एक इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं वी.एस. स्मिथ। चलिए देखिए बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ना उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूची दिया गया है, मिलान करना है, नौपाषाण कालीन है और यहाँ पर स्थल दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उतनूर, तो उतनूर जो है ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो ये तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है ना। उतनूर आपका तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है ना। चिरांद कहाँ पर, तो चिरांद आपका हो जाएगा बिहार में। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बिहार दिया गया है। गुफकराल जो है, गुफकराल तो ये आपका कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर में। ठीक है ना। और पय्यमपल्ली ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, 4, 2 और 1। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फिर से मिलान करना है, महाजनपद है और उनकी राजधानी दिया गया है। तो मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, कुशीनिरा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी, तो अंग की राजधानी चंपा थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी, गांधार की राजधानी जो थी ये कहाँ थी बताइए, गांधार की राजधानी कहाँ थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और वत्स की राजधानी कहाँ थी, तो ये कौशाम्बी थी। तो राइट आंसर इसका देखिए 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर यहाँ ए में दिख रहा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दसराग युद्ध भी इसको कहा जाता है। यह लड़ा गया था किस नदी के तट पर, तो फ्रेंड्स यह लड़ा गया था किस नदी के तट पर, तो यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। वर्तमान में यह रावी नदी कहलाता है। यहीं पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, दसराग युद्ध, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है कब शुरू हुआ। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि जो है यह निश्चित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो देखिए प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था।
ठीक है ना। तो यहाँ पर मगध नहीं दिया गया है। तक्षशिला जो है, तक्षशिला यहाँ पर देखिए यह सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। ठीक है। और चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्त जो है महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था अनर्त। यहाँ पर देखिए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण भारत का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। देखिए, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसकी मरम्मत किया था किसने? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। रुद्रदामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। और वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन ही है। तो गुप्तकाल यहाँ पर गुप्त कला राइट आंसर इसका होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और 9वां मंडल जो है, 9वां मंडल यह सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी मैंने बताया था सोम को, तो सोम और इस पे का नामकृत देवता को। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में। देखिए, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कनाद जो है, महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। याद रखिएगा, वैशेषिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, सब कुछ मैं कवर करा दूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने योग दर्शन पतंजलि नहीं बताया, ठीक है ना, सांख्य का कपिल नहीं बताया, न्याय का गौतम नहीं बताया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको पूरा रिपीट हो जाएगा। तो फिर समय बर्बाद करने से क्या फायदा जब सारे प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे इसमें। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है ना, वैशाली के निकट है। याद रखेंगे, उनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कुंडग्राम वैशाली, तो यहाँ पर कुंडग्राम ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। जन्म कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु जो है इनकी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी में। चलिए, जैन धर्म के ये कौन से तीर्थंकर थे, जरा आप कमेंट करके बताइए तो किस नंबर के तीर्थंकर थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो फ्रेंड्स, इनके दामाद थे जिनका नाम जमाली था या जामिल था, जो भी पढ़े होंगे आप। और ये जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है कौन कहलाता है? तो देखिए 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय यहाँ मैं लिख दूँ क्या? संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। और ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। यहाँ पर 14 पूर्व जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी थी, ठीक है ना। यही दोनों के बीच अंतर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा करना।
चलिए उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इन्होंने दिया था सारनाथ में, जहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड्स कुशीनगर में हुआ था, जिसको कि महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है यह किसकी धार्मिक पुस्तक है। तीन पिटक है, विनय पिटक, उसके बाद दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बौद्ध राइट आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए। सटीक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ठीक है ना। और इसी को जो है जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। दोनों में समान जो नहीं है यह आपका कौन सा है। तो ये आत्मदमन है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। तो इसलिए आत्मदमन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, बताइए किस पीढ़ी का है यह। राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करिए, जानिए और इसका आंसर कमेंट करके आप बताइए कि पांचवा पीढ़ी का है या फिर छठा पीढ़ी का है। आप दो ही में से ऑप्शन बताइए कि यह कौन सी पीढ़ी का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है आश्रय गृह के रूप में किसने किया है। मौर्य युग में पहाड़ियों को काट करके निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था और अशोक और उसके जो पौत्र था दशरथ, उसी के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपार, इन सब का नाम गुफा काफी प्रमुख है। तो यहाँ पर देखिए आजीविकों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स ये कौन थे, मखली गोसाल थे, ठीक है ना। मखली गोसाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र का संस्थापक, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर उदयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो फ्रेंड्स यह उदयन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो अभी मैंने बताया था उदयन बताया था आपको, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान दिया गया है और यहाँ पर राइट आंसर आपको चुनना है। ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ये नदियाँ यहाँ पर दिया गया, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। अहाड़ जो है, अहाड़ बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनास हो जाएगा आपका। उसके बाद कायथा, कायथा जो होगा आपका ये आपका काली सिंध हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए काली सिंध दिया गया है। उसके बाद स्वालदा, स्वालदा आपका ताप्ती हो जाएगा और मालवा आपका नर्मदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया गया है, सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। जैन संगति, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था अजातशत्रु के समय में, ठीक है ना। और देखिए इसका अध्यक्ष जो थे ये स्थूलभद्र थे। कौन थे, स्थूलभद्र थे, ठीक है, याद रखिएगा स्थूलभद्र थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था उदयन ने, उदयन ने किया था, ठीक है ना, उदयन ने किया था। राइट आंसर यहाँ पर उदयन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था।
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा जो है वैशाली के लिच्छवी थे, इन्होंने ही विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका लिच्छवी हो जाएगा। देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो ये गिरिब्रज या राजगृह राइट आंसर हो जाएगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार के चिकित्सक जीवक था। कौन था फ्रेंड्स? यह जीवक था, याद रखिएगा, जीवक था। बिंबिसार ने उससे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। तो यहाँ पर देखिए जीवक राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? तो फ्रेंड्स यह हर्यंक वंश से संबंधित था। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार की हत्या करके यह राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, फिर इसकी हत्या इसका पुत्र कर दिया उदयन और फिर वह गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पर ये हर्यंक हो जाएगा, इसीलिए इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? प्रश्न पूछा गया है ना ऑलरेडी, आप देख सकते हैं प्रश्न रिपीट होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में ही यह प्रश्न पूछा गया है और पिछले बार बीपीएससी ट्री में यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया था किसने? तो ये विलियम जोन्स ने पहचान किया था। विलियम जोन्स ने पहचान किया था, ठीक है ना। और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है और इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है विलियम जोन्स ने, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया था, यानी पढ़ा था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कालिदास के कुमार संभवम किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय जो हैं, ठीक है ना, इनकी जन्म की कहानी है। तो यहाँ पर देखिए कार्तिकेय राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये इंडिका है। इंडिका है राइट आंसर, ठीक है ना। और यह मौर्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत भी है इंडिका, याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा, सूची दिया गया है, मिलान करना है, पुस्तक है और एक तरफ उनके लेखक दिए गए। बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके वराह मिहिर, ठीक है ना। मूसिका मसा के लेखक कौन है? मूसिका मसा के लेखक हैं अतुला। राजतरंगिणी के कलहन है और विक्रमा देव चरित्रम के विलहन है, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा है यहाँ पर। 4 3 1 2। इंडिका का लेखक कौन था? फटाफट कमेंट करिए। तो ये मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो अभी मैंने बताया था सेल्यूकस निकेटर का। चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो था ये कौन था? तो फ्रेंड्स यह बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? रुद्रदामन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वहीं से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में पड़ता है जूनागढ़, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया है? कैलाशनाथ मंदिर जो है यह आपके कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पल्लव तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से मिलान करना है, एक तरफ लेखक है और पुस्तक दिया गया है। कौटिल्य का कौन सा हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। पाणिनि का अष्टाध्यायी हो जाएगा। कामंदक का देखिए नीतिसार आ गया ना, ये प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी कि नीतिसार के लेखक कौन है? तो कामंदक हैं, ध्यान रखेंगे। कालिदास कुमार संभव। तो इस तरह से आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बीपीएससी प्रश्न रिपीट करता है। देखिए निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव जो था ये कलिंग नरेश खारवेल का था। खारवेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह किस वंश के थे? तो यह चेदी वंश के थे, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर बात करते हैं तो उड़ीसा का जो प्रांत था वहाँ से भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा अभिलेख से
एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो याद रखेंगे कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। ठीक है, चलिए कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि इनका संबंध चेदी वंश से था। तो यहाँ पर देखिए चेदी वंश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है ना, भारत का नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, यह कौन था? हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरह से परास्त हुए थे। तो यहाँ पर देखिए स्कंदगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? अपरहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो फ्रेंड्स बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपरहत कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल की जो व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, उसका एक टर्म है गुप्त काल में, इसको बिना जोती हुई भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। देखिए चीनी यात्री सुंग युंग जो है यह भारत की यात्रा कब किया था? शुंग युन जो है यह भारत की यात्रा कब किया था? तो यह किया था 518 ईस्वी में यह भारत आया था। ठीक है ना, और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित किया था। तो यहाँ पर देखिए 515 से 520 ईस्वी। नेक्स्ट देखिएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो ये हेन स्वांग था, आप सभी को पता है हेन स्वांग आया था। ठीक है ना, और इसने अपनी यात्रा के पर एक ग्रंथ भी लिखा है जिसे सी यू की के नाम से जाना जाता है, सी यू की के नाम से जाना जाता है। हेन स्वांग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कलहन का पुस्तक का नाम? तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। ठीक है ना, राजतरंगिणी राइट आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलहन की राज मेगास्थनीज के इंडिका है और आपका अर्थशास्त्र तो पता ही है, ये आपका चाणक्य का है। चलिए उसके बाद देखिए उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो फ्रेंड्स यह बिहार में पड़ता है और प्राचीन काल में यह प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। इसका स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक जो था ये नान्य देव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। और देखिए फ्रेंड्स कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके आखिरी शासक हरिसिंह देव थे। हरिसिंह देव इसके आखिरी शासक थे। हरिसिंह देव, ये भी प्रश्न बनता है कि नान्य वंश कर्नाट वंश के आखिरी शासक हरिसिंह देव और स्थापना नान्य देव ने किया था। देखिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक प्रश्न पूछ लिया गया है ना ऑलरेडी, तो इसीलिए मैंने बता ही दिया था आपको, हरिसिंह देव, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? अछूत की अवधारणा जो है ये किस काल में उद्धृत हुई थी? तो फ्रेंड्स यह धर्मशास्त्र के समय में, धर्मशास्त्र के समय में ये आपकी आई हुई थी। धर्मशास्त्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये चौथा बौद्ध संगति था कनिष्क के समय में, कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कश्मीर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जो हुआ था ये राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के समय में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। ठीक है ना, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और वैशाली में इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने किया था। ठीक है ना, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, पहली बौद्ध संगति जो हुई थी ये आपकी राजगृह में हुई थी। ठीक है ना, अजातशत्रु के समय में। चलो उसके बाद देखिए प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए बार बार ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थलों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ में अंकित है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में। चलिए उनके जन्म का प्रतीक जो है आपसे, मतलब जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म जो हुआ था ये आपको भी पता है कि जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको गया में हुई थी, बोध गया में।
प्रथम प्रवचन यानी कि प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, तो यहाँ पर सारनाथ हो जाएगा। और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको अब आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो ये गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहाँ महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहाँ पर, तो जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। प्रश्न बेशक रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग जो है समय में बीपीएससी में पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ था आपको कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसमें हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था बौद्ध संप्रदाय, और महायान शाखा बुद्ध को देवता माना और उनकी पूजा करने लगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो मैंने बताया था आपको वैशाली में, लिच्छवी वैशाली में जो लिच्छवी था, तो वैशाली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो फ्रेंड्स यह बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग पूछा जा रहा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने करवाया था, गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, और विक्रमशिला पूछता तो पाल होता। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। ठीक है ना। उसी की अध्ययन के लिए चीनी यात्री हैंसवांग भी आया था, आपको भी याद होगा। देखिए मध्यकाल में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया था सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। ठीक है ना। याद रखिएगा मुगल शासक अकबर के द्वारा जो है इसका प्रचलन किया गया था मनसबदारी। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं और जिनमें कथन ए है और दूसरा आर है। कथन ए पढ़ेंगे कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, तो बिल्कुल जो है ये आपका सही दिया गया है। ठीक है ना। और महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, ये भी आपका सही है। परंतु कथन आर जो है ना, ये कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कथन दोनों सही हैं, ध्यान रखिएगा। और इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्योंकि 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था, ये चीज़ आप जानते भी हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखिए फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है, मगध की राजधानी क्या थी, तो गिरिब्रज थी या राजगृह थी, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन ई होगा, कोई नहीं। चलिए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया, तो मैंने आपको बताया था कि नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। देखिए जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है, तो फ्रेंड्स यह विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। देखिए निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन जो था यह नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद था। ठीक है ना, धनानंद था उस समय शासक, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है यह मुख्यतः बना था, तो चंद्रगुप्त का महल जो बना था यह बना था बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्राप्त हुआ है। और ऐसा आपको इससे पता चला है कि यह राजप्रसाद का अवशेष है, तो ये लकड़ी का है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। शिवाजी का यह मंत्रिमंडल था। और एक अष्ट दिग्गज था जो कृष्णदेव राय के समय का था, अष्ट दिग्गज। ठीक है ना, तेलुगु साहित्य के 8 कवियों का एक समूह था अष्ट दिग्गज। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने, मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था, तो देखिए दक्कन की विजय प्राप्त किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त किया था।
ठीक है, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। देखिए अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख है? तो फ्रेंड्स यह रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त को वहां पर सुदर्शन झील बनवाया था पुष्यगुप्त के लिए, और बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुसास के इस जलाशय के साथ में नहरें भी बनवाई थी। तो इतना आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में जो सम्मिलित नहीं था वह आपका श्रीलंका नहीं था, ठीक है ना, श्रीलंका नहीं था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। मोगलीपुत्र तीस ने, यहां मैं लिख देता हूं मोगलीपुत्र तीस ने, ठीक है ना, याद रखिए, ती आधा सौ पूरा सौ, तीस ने किया था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में जो भाषा है वो कौन सी है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्राकृत और ब्राह्मणी भाषा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका प्राकृत दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? दाहिने से बाएं, तो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि, ठीक है, खरोष्टी लिपि। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो एक नैतिक संहिता है यह धम्म। अशोक अपने 10वें और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिनवे बहुकायने दया दाने, सच्चे सोचिए माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता लाना, साधुता बनाए रखना। तो इस तरह का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो यह आपका भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। देखिए अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अशोक अपने अभिलेखों में सर्वप्रथम उसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है ना, इन सब नाम से राजा की आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है, और पुराणों में उसको अशोक वर्धन कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रियदर्शी दिया गया है। देखिए अशोक के अभिलेखों में पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? अभिषेक अशोक के अभिलेखों को, ठीक है, तो ये पढ़ा गया था किसके द्वारा फ्रेंड्स? याद रखेंगे यह जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखिएगा 1837 में, ठीक है। और यह अशोक की दिल्ली टोपड़ा अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त हुई थी जेम्स प्रिंसेप को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है यह राजनीतिक नीतियाँ जो है उन पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, याद रखेंगे राजनीतिक शास्त्र का यह एक अद्वितीय ग्रंथ है, ठीक है, और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? कांचीपुरम में जो है कौन सा मंदिर है? तो यह यहाँ पर कांचीपुरम में जो है यहाँ पर देखिए एकम्बरेश्वरा की मूर्ति है, मंदिर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इसका निर्माण जो है पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं आपको पता है ये कहाँ पर है? यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं, यह मध्य प्रदेश में है। मेगास्त्रीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो फ्रेंड्स यह 7 श्रेणी में दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद 7 श्रेणी में बांटा है।
चलिए उसके बाद देखिएगा मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है, बताइए किसमें सही मिलान किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा मत विलास प्रहसन जो है ये महेंद्र वर्मन की है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह, ठीक है ना। चलिए अमुक्त मल्याद जो है ये किसकी रचना है, कृष्णदेव राय की रचना है। यहाँ पर देखिए सम्रांगम सूत्रधार ये किसकी रचना है, यह राजा भोज की रचना है। और यहाँ पर देखिएगा मानवलास यह जो रचना है यह किसकी है, सोमेश्वर तृतीय की रचना है, ठीक है ना। चलिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको लिखा है किसने, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है इसको लिखा है किसने, एक अज्ञात नाविक ने लिखा है ना। तो इसलिए इसमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में है। मौर्य वंश के समय की बहुत विशिष्ट जानकारी से प्राप्त होती है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। देखिए प्रश्न कितना रिपीट हो रहा है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। किंतु विकल्प में अगर उदयन रहता तो उदयन पर ही हम टिक लगाते हैं। चलो उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है यह आपका व्यापक पैमाने पर किया था किसने, बिम कडफिसेस ने। बिम कडफिसेस कुषाण वंश का शासक था और इसी को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय जाता है, बिम कडफिसेस को। देखिए कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो गांधार शैली का जो है विकास सबसे ज़्यादा हुआ था कनिष्क के समय में, कुषाण वंशों के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था। तो फ्रेंड्स ये कनिष्क था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधोत कहाँ का राजा था। तो फ्रेंड्स ये कहाँ के राजा थे, अवंती के राजा थे, ठीक है ना, अवंती के राजा थे, ध्यान रखेंगे चंड प्रधोत। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि हुन राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। तो फ्रेंड्स यह किसके द्वारा, प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। किसके द्वारा, प्रकाश वर्मन, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पहले ही स्टार्टिंग वाले मतलब प्रश्न में ही कि राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है ना। याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। तो फ्रेंड्स देखिए ये भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख है, इसी में किया गया है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो है इसी में। उसके बाद देखिए शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने किया था, कण्व वंश ने किया था, ठीक है ना। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है तो हाथी गुम्फा अभिलेख से, मैंने बताया था हाथी गुम्फा अभिलेख से। चलिए उसके बाद देखिएगा किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। कौन सा यह गुप्त शासक था। तो फ्रेंड्स यह चंद्रगुप्त द्वितीय था, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है ना। रामगुप्त जो था, रामगुप्त इसी की हत्या करके और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से इसने विवाह किया, तो यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों की क्रमिक पतन जो है यह गुप्त काल की है, ठीक है ना। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था। उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था कौन सा बंदरगाह, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुप्त काल में देखिए बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारत के लिए
दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इन सब के लिए व्यापार होता था। और पश्चिम भारत का एक बंदरगाह था भरौच, ठीक है ना, वहाँ से पश्चिम देशों के लिए समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा अगर बात करें तो कल्याण और कैम्बे, कल्याण और कैम्बे ये भी उत्तर भारतीय, यहाँ से भी कल्याण और कैम्बे से भी होता था, ठीक है ना। तो एक तो आपका मैंने बता ही दिया था ताम्रलिप्ति, कल्याण और कैम्बे, तो एक से ज़्यादा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तर भारत के लिए। यहाँ पर प्रश्न में उत्तर भारत पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्रह्मों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था गुप्त वंशों ने, गुप्त वंशों ने दिया था, ठीक है ना, गुप्त वंश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की दर उपज का 1/6 था, ठीक है ना। और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग अथवा उड़ग कहा गया है, उड़ग भी कहा गया है भूमि कर को, या फिर भाग कहा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भाग अथवा उड़ग कहा गया है। 1/6 तो उपज का 6वां भाग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो फ्रेंड्स ये गुप्त साम्राज्यों की थी, तो यहाँ पर गुप्त सम्राट राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। चलो उसके बाद देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। चलो उसके बाद इनमें से कौन से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो देखिए सुश्रुत जो थे ये शल्य क्रिया के जनक इनको कहा जाता है। और सौमिला जो थे, सौमिला ये एक नाटककार थे, गुप्तकालीन नाटककार। शूद्रक जो थे, शूद्रक ये भी गुप्तकालीन नाटककार थे, साहित्यकार थे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप सौनक, तो सौनक जो है ये ऋग्वेदकालीन ऋषि थे। सुश्रुत यहाँ पर आंसर होगा, ये गुप्त काल में औषधि के लिए ये अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, शल्य क्रिया का इनको जनक कहा जाता है। देखिए वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना पुष्यभूति ने किया था, ठीक है ना, पुष्यभूति राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने किया था, इसकी राजधानी थानेसर थी। हर्षवर्धन इसी वंश का था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेंसवांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो करेक्ट आंसर बताइए। तो ये नालंदा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अगला प्रश्न कर लेंगे कि हेंसवांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? सबसे प्रसिद्ध नगर जो था उस समय कौन था? तो फ्रेंड्स ये मथुरा था, मथुरा था, ठीक है ना, याद रखेंगे मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी, मथुरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कविबान निवासी था, कविबान निवासी था पाटलिपुत्र का, ठीक है ना। हर्षवर्धन का ये दरबारी कवि थे वानभट्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कादम्बरी, हर्षचरित्र, चंडी शतक इनकी रचना है, याद रखेंगे चंडी शतक पूछा जाएगा, चंडी शतक। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, तो ये लगभग ये 671 या 72 में आया था, तो इसमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कुमारगुप्त थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त, ठीक है ना, कुमारगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो विनाश का कारण जो था ना, ये आपका विदेशी आक्रमण था। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क जो मुस्लिम थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, इनके द्वारा नष्ट किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का संपर्क जो था ना, ये जावा सुमात्रा से था, ठीक है ना, जावा सुमात्रा से था। उसमें देखिए क्या है कि लेख में एक आपको दर्शाया भी गया है कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने का 5 गांव जो है अनुदान किया था, जो है पाल वंश के शासक देवपाल ने, ठीक है ना। तो इस तरह से जावा सुमात्रा से
स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किया था? देखिए प्रश्न आ भी गया, तो यह आपका मैंने बता ही दिया था, बालदेव पुत्र था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल। ठीक है ना, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक माना जाता है, तो ये धर्मपाल को। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो देखिए चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है संगम साहित्य से, कदम्ब का नहीं होता है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो उरैयूर जो था ये किसके लिए? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है ना, उरैयूर उरैयूर संगम युग में कपास तथा सूती वस्त्रों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस के लेखक, तो ये विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। पृथ्वीराज रासु के लेखक कौन है? तो ये चंद्रवरदाई है। देखिए स्वप्न वासवादाता के लेखक कौन है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसके लेखक हैं भास। ठीक है ना, स्वप्न वासवादाता के। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी हैं। कौन है? भारवी हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यह स्रोत है मिलिंद पन्हो। ठीक है ना, मिलिंद पन्हो राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में है। बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन और हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है ना, चलिए हर्षचरित्र किसके लेखक, इसके लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक वानभट्ट है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। और चोल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर में थी। ठीक है ना, चलिए तो ये विजयालय राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल काल जो है ना, यह प्रसिद्ध किसके लिए है? स्थानीय स्वशासन चोलों की एक प्रमुख विशेषता थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो विलेज असेंबली यानी कि ऑप्शन ए ग्राम पंचायत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये चोल वंश था। कई बार देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। क्या कहलाते थे? गोपुरम। और देखिए पांड्य, चोल, इन सब के राज्यकाल में जो मंदिरें बनी हैं ये द्रविड़ शैली की हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, अजात शत्रु किस वंश का था? ये प्रश्न है। तो अजात शत्रु जो था ये हरेंक वंश का था। ये प्रश्न देखिए 2-3 बार रिपीट हो गया। वे शिक्षक है जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है गौतम बुद्ध के गुरु का नाम, सांख्य दर्शन के आचार्य थे ये अलार कलाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक फिर से पूछ लिया गया है, बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसको कि राक्षसी तंगड़ी या बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर एक तरफ थे, इनकी संयुक्त सेना एक तरफ थी, और दूसरी तरफ विजयनगर के साम्राज्य था। ठीक है, यह युद्ध जो है विजयनगर के पतन का कारण भी था। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 1582 में अकबर ने जो है दीन इलाही या तौहीद इलाही, इसको तौहीद इलाही भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, अकबर ने शुरू किया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये शिवाजी का। ठीक है ना, चलिए वह स्थान जहाँ महावीर ने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, वह स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स वह स्थान कौन सा है बताइए, राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्बिक ग्राम में। ठीक है ना,
जंबिक ग्राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जंबिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि अंग महाजनपद की राजधानी पूछा गया, तो अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कलहन की पुस्तक का नाम, तो कलहन की पुस्तक का नाम इसमें से राजतरंगिणी है। उसके बाद देखिए अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था, तो ये गिरिब्रज या राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन था, तो कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस विशाल दत्त की है, विशाख दत्त की है। कलहन की राज तरंगनी है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, तो फ्रेंड्स यह सातवाहनों के द्वारा। ठीक है ना, सातवाहनों के द्वारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सातवाहनों के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, शीशे के सिक्के। चलिए तो यहाँ पर आपका सातवाहन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया है, तो इस तथ्य में विश्वास किया है रोमिला थापर ने। ठीक है ना, रोमिला थापर राइट आंसर हो जाएगा। पूरा एंशियंट हिस्ट्री बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए कवर हो गया। फ्रेंड्स सेशन को लाइक करिए, मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए, मेडाइवल हिस्ट्री देख लीजिए, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारे वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, मैंने पिन कर दिया है, देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।